मैं महाराष्ट्र के दौरे पर हूँ। कल मैं राव साहब धानवे के इलाके में कैंपेन किया और आज मैं अपने पुराने मित्र स्वर्गीय गोपीनाथ मुंडे जी के इलाकों में, जहाँ मैं बराबर जाता रहा, तो मैं बीड में पड़ली में सभा करने जा रहा हूँ। थोड़ा आवाज़ जी, आवाज़ बढ़ेगी धीरे धीरे। कल की जैसी आवाज़ नहीं आ रही। हाँ, कल बहुत आवाज़ थी। मुझे आप लोग सभा में थे क्या? जी नहीं, बैठी नहीं है। सुबह का टाइम जिनको बोलना नहीं आता उनको चीखना आता है, मुझे बोलना आता है। भाषण की शैली अलग होती है और पत्रकार वार्ता अलग होती है, क्योंकि माइक यहाँ नहीं है। श्रेष्ठ जी की दिक्कत है कि इसको ऑन मत कीजिए। अच्छा, वो वाला नहीं है। एक माइक भी यहाँ रखते। आज माहौल ऐसा है कि मैं जहाँ भी जा रहा हूँ, क्योंकि मैं पार्टी के लिए करीब करीब सारे प्रदेश में कैंपेन कर रहा हूँ। मैं बंगाल गया हूँ, मैं केरल गया हूँ, मैं उन सब इलाकों में, राज्य के आंध्रा में, तेलंगाना में आज यहाँ हूँ। फिर मैं कल के बाद जम्मू कश्मीर भी जाऊँ। कश्मीर से कन्याकुमारी तक पार्टी के लिए प्रचार में लगा हूँ और मैं ये दावा कर सकता हूँ कि नरेंद्र मोदी जी की सुनामी बह रही है और नरेंद्र मोदी जी पूरी ताकत से फिर से प्रधानमंत्री बनेंगे, इसमें कोई शक की गुंजाइश नहीं। नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में देश आगे बढ़ रहा है, देश तरक्की कर रहा है। जो नए वोटर हैं, जो पहली बार वोटर बने हैं, उनके मन में सिर्फ मोदी, और जो हमारे पुराने वोटर हैं उनका मजबूत हुआ है विश्वास हम पर। मैं मानता हूं कि महाराष्ट्र में भी नरेंद्र मोदी जी का काम और यहाँ देवेंद्र फडणवीस जी का काम, हम विकास के मुद्दे पर चुनाव के मैदान में हैं। हम समाज के हर वर्ग को लेकर चल रहे हैं। हमारे विरोधी गाली गलौज पे उतर आए। राहुल गांधी जी ने शुरू से ही अपने कैंपेन को, अपने अभियान को गाली गलौज मर्यादा तोड़कर कैंपेन को किया है और इसका खमियाजा कांग्रेस को भुगतना पड़ेगा। कांग्रेस जितनी पिछली बार थी उससे भी उसकी सीटें घटने वाली, और यही कारण है, उसका पहला प्रमाण है कि राहुल गांधी जी ने अमेठी छोड़ दी, क्योंकि अमेठी में भी वो पराजित होने वाले, इसलिए वायनाड गए। और राहुल गांधी जी ने अमेठी पर जब उनको भरोसा नहीं है तो उत्तर प्रदेश में जितने उनके उम्मीदवार हैं उनको खुद पर भरोसा नहीं रह गया। कई जगह दिखावे के लिए वो अलग अलग चुनाव लड़ रहे हैं, लेकिन सबका मकसद एक है कि वो नरेंद्र मोदी जी को हटाना चाहते हैं, लेकिन देश की जनता नरेंद्र मोदी जी को लाना चाहती है। और पब्लिक पल्स जो है, मैं क्योंकि साउथ नॉर्थ सब जगह घूम कर आया हूँ, मैं आपको कह सकता हूँ कि देश मोदी को खोने को तैयार नहीं। ये देश इकट्ठा एकजुट है, लेकिन जिस तरह से भाषा की मर्यादा इस चुनाव में टूटी है, ऐसी मिसाल कभी नहीं। आजम खान ने जिस तरह की भाषा नरेंद्र मोदी जी की पार्टी के लिए, भारतीय जनता पार्टी के लिए और जयप्रदा जी के लिए बोली, एक नहीं अनेक। आजम खान जब भी मुंह खोलते हैं उनके मुंह से विष निकलता है, वो सिर्फ जहर उगलते। और उनको, चुनाव आयोग को, ऐसे उम्मीदवार को पूरे चुनाव तक ही डिबार करना चाहिए, क्योंकि आजम खान की कितनी कंप्लेन करे, सुबह से शाम तक उनकी ज़बान से कोई ऐसी बात नहीं निकलती
जिस पर इतराज न हो। असदुद्दीन ओवैसी जो कुल हिंद मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन के सदर हैं, उन्होंने भी भाषा की मर्यादा कई बार तोड़ी। उन्होंने नीतीश कुमार जी को और मोदी जी की जोड़ी को, उस जोड़ी को लैला मजनू कह दिया। ये किस तरह की भाषा है? देश के दो बड़े नेता के लिए इस तरह के शब्दों का जिस तरह का उन्होंने उपयोग किया है, वो बराबर ये कहते हैं कि आज भी उनका बयान मैंने देखा कि वो कह रहे हैं कि बीजेपी डराकर वोट ले रही है। असदुद्दीन ओवैसी भी नफरत की बयार बहाकर वो वोट लेना चाहते, लेकिन वो कहीं पर भी मुकाबले की स्थिति में नहीं है। मैं मानता हूं कि भारतीय जनता पार्टी इस बार के चुनाव में अपार बहुमत से जीतेगी और मुकाबला साफ साफ है। इस मुल्क को आगे ले जाने का, इस मुल्क को आगे बढ़ाने का और इस मुल्क की तरक्की के रास्ते पर जो मुल्क चल रहा है उससे मुल्क पीछे न हटे, ऐसी सारी ताकतें हमारे साथ खड़ी हैं। और जो लोग नरेंद्र मोदी जी को रोकना चाहते हैं वो इकट्ठे होकर खड़े। लड़ाई आर पार की है और इस आर पार की लड़ाई में भारतीय जनता पार्टी अपार बहुमत से जीतेगी। यहाँ पर हमारा शिवसेना से गठबंधन है और हमारे कार्यकर्ता, उनके कार्यकर्ता इकट्ठे होकर वो चुनाव में प्रचार कर रहे हैं। ये सही है कि पिछले दिनों बयानों में, हमारे और शिवसेना के बयानों में काफ़ी दिक्कतें थीं, लेकिन शिवसेना हमारा सबसे भरोसे का साथी है। जब से शिवसेना हमारे साथ जुड़ा है उसने कभी भी बीजेपी को धोखा देने का काम नहीं किया है। सिर्फ एक विधानसभा चुनाव में हम अलग अलग लड़े थे, लेकिन रिजल्ट के बाद भी हम सरकार में साथ में काम हमने किया। तो केंद्र में भी वो हमारे साथ 5 साल से साथ में मंत्रिमंडल में सहयोगी रहे। मैं यहाँ उम्मीद करता हूँ कि चंद्रकांत खैरे जी यहाँ से अच्छे वोट से जीतेंगे और मराठवाड़ा की भी सारी सीट भाजपा शिवसेना के गठबंधन में जाएगी। मैंने अपनी तरफ से ओपनिंग रिमार्क कर दिए हैं। आपने कल कहा कि चुनावी जुमला कहा आपने, तकदीर बदली। तकदीर किसकी बदली? मोदी सरकार की बदली, नीरव मल्ल्या अंबानी की बदली, या किसकी तकदीर बदली? आप देख रहे 400 रुपए का गैस 900 रुपए हो गया, 40 रुपए की दाल 90 रुपए में हो गई, भ्रष्टाचार बढ़ते जा रहा है। 15 लाख लोग नौकरी देंगे कहा, 15 लाख भरेंगे कहा था अपने अकाउंट में, वो जमाने में 2 करोड़ लोग नौकरी देने का आश्वासन पूरा नहीं हुआ और फिर आपने कहा तकदीर बदली। सच में तकदीर किसकी बदली, ये बताइए आप। शाहनवाज साहब, इससे मेरा एक सवाल जुड़ा है कि राज ठाकरे जो महाराष्ट्र के नेता है वो सारी आपकी जो है तो स्थिति से अवगत करा रहे हैं लोगों को कि पहले क्या कहा था मोदी जी ने, बाद में अब क्या कहा है। तो इस बावजूद आप कह रहे हैं कि मोदी जी की लहर है महाराष्ट्र में, तो मतलब ठीक है, आप कुछ वंचित अघाड़ी और ये के चलते नुकसान होगा, बीजेपी को फायदा होगा। अपनी राय रख रहे हैं, सवाल कर रहे हैं। नहीं, मतलब बता रहा हूँ आपको। तो राज ठाकरे जी का ये जो बयान है उससे क्या आप जो बातें कही हैं, मेरे यहाँ वो एजेंडा आता है और जो बातें राहुल गांधी जी ने कल कही हैं, ये आरोप आपका है या राहुल गांधी का है? नहीं, पत्रकार का आरोप। आप क्या नहीं अच्छे सोचते, वो आपकी जिम्मेदारी। नहीं, आपने पूरी गिनती गिना दी ना। एक चीज जो महंगी है वो बता दी, जो सस्ती है वो बताई नहीं आप। दुनिया पूरा देख रही है। अब मैं भी बोल लेता हूँ। आपके जो सवाल है, आपका सवाल इनसे मिलता जुलता एकदम नहीं। वो एक अलग विषय है राज ठाकरे जी का, वो मैं अलग जवाब दूंगा। आपके सवाल का भी जवाब। देखिए, हमारे जो विरोधी हैं उनको विकास नहीं दिखता है। वो 15 लाख रट रहे हैं। नरेंद्र मोदी जी ने 72,000, राहुल गांधी कहते हैं हमने कहा कि हर गरीब आदमी जो बीमार हो जाएगा उसको 5 लाख देंगे। क्या कांग्रेस या MIM या बीजेपी विरोधी या मोदी विरोधी कह सकते हैं कि हम 5 लाख इलाज की गारंटी नहीं दे रहे?
एक व्यक्ति को अगर वो बीमार हो जाए तो 5 लाख तक के इलाज की गारंटी, चाहे वो कोई हो, किसी जात का हो, धर्म का हो, मजहब का हो, राज का हो, सबकी चिंता हम कर रहे हैं। जो खुदरा और थोक महंगाई दर है वो इंडेक्स काफ़ी न्यूनतम स्तर पे है, इसकी स्टडी आपको करनी चाहिए। एक आइटम बढ़ गया होगा, एक घट गया होगा, लेकिन सूचांक जो है, जो इंडेक्स माना जाता है खुदरा और थोक महंगाई दर, वो न्यूनतम स्तर पे है। हमने महंगाई कम की है, हमने 8 करोड़ परिवार को गैस सिलेंडर पहुंचाने का काम हमने किया है। हमने इस देश में जहां पर बिजली नहीं पहुंची थी, ऐसे 18,000 गांव में नरेंद्र मोदी जी ने बिजली पहुंचाने का काम किया है। हमने 16 करोड़ लोगों को मुद्रा लोन देकर स्वरोजगार डेवलप करने का काम किया है। हमारे 23 करोड़ लाभार्थी हैं जिनके लिए हमने उनकी ज़िंदगी में बेहतरी का काम किया है। हमने इस देश की इकोनॉमी को जो 11वें स्थान पे थी, आज दुनिया की 6ठी इकोनॉमिक पावर बनाने का काम किया है। नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में ज़मीन से लेकर आसमान तक हमने भारत के तिरंगे को ऊंचा करने का काम किया है। हर क्षेत्र में देश आगे बढ़ा है, देश ने तरक्की किया है। जो हमारे विरोधी हैं, जो हमारे समर्थक हैं, जो भारत का भला नहीं देख रहे हैं, वो हमारे विरोध में इसी तरह के तर्क दे रहे हैं। जहाँ तक नीरव मोदी या विजय माल्या का सवाल आपने पूछा, ये सब कांग्रेस के ज़माने में पैसा डकार गए और मोदी के डर से भाग गए, लेकिन एक भी बचेगा नहीं, सबको पकड़ पकड़ कर यहाँ लाएंगे। वो राहुल गांधी जो खुद बेल पर हैं, वो उनको मानना चाहिए कि जो खुद बेल पर हों वो इस मुद्दे को उठाकर वो क्या संदेश देना चाहते हैं। हम इस देश में कोई ऐसा पैमाना नहीं है, राहुल गांधी को चुनौती देते हैं। उनसे पहले मैं पार्लियामेंट में आया हूँ, भले मैं बड़े परिवार से नहीं आया, लेकिन उनसे कहीं भी खुली डिबेट करने को तैयार हूँ। MIM के जो सदर हैं ऑल इंडिया के, उनसे एक नहीं अनेक बार मैंने खुली बहस ऑन द फ्लोर किया है, मुंबई में किया, आज तक के एक प्रोग्राम में किया कि जिस तरह की बातें कर रहे हैं, फिरका परस्ती की बात कर रहे हैं। पूरे देश में दंगा फसाद कम हुआ है। आज़ादी के बाद सबसे ज़्यादा कम कर्फ्यू मोदी के राज में लगा, सबसे कम दंगे मोदी के राज में हुए, सबसे ज़्यादा सौहार्द हमारे राज में हुआ है। 1-2-4 घटना जरूर घटी है, वो एकाध राज्य में 2-4 घटना हुई है, इसको लेकर पूरी सरकार को बदनाम नहीं किया जा सकता। मैं मानता हूँ 100% खड़े उतरे हैं मोदी अपनी 5 साल के परफॉर्मेंस में, और हम अपने परफॉर्मेंस के नाम पर चुनाव के मैदान में जा रहे हैं। फिर क्या वजह है अंतरिक्ष और एक क्वेश्चन सर जी, आपने जो पूछा ठाकरे जी था, ये सर वो उनका क्वेश्चन है सर, मैंने पहले कमिट कर लिया था। बोलिए। राज ठाकरे का पूछे, उसका सवाल है। मैं सुनिए, देखिए हर चुनाव में पार्टियां अपने लिए प्रचार करती हैं। राज ठाकरे जी पिछली बार भी प्रचार ही कर रहे थे, इस बार भी प्रचार ही कर रहे हैं, तो वो उनका विषय है। वो उनको हम में कमी और लोगों में जो दूसरी पार्टी है कांग्रेस NCP, उसमें खूबी दिखती है, तो ये उनके चश्मे का नज़र है। और हमारी नज़र ये है कि हमने विकास किया है, और जिन मुद्दों पर वो आज सभा कर रहे हैं ये उनका हक है, वो करते रहें, कोई फर्क पड़ने वाला नहीं। पूर्व मुख्यमंत्री ने 2 दिन पहले कहा कि मोदी जी जेल में जाएंगे। कौन है ये मुख्यमंत्री? पृथ्वीराज चौहान। हाँ, पृथ्वीराज चौहान। राहुल गांधी जी जो बेल पर उसके बारे में कुछ पूछा उनसे? छूट जाएंगे क्या? छूट जाएंगे फिर। अच्छा, वो जज हैं। कांग्रेस पार्टी की आदत बन गई है, जिसके 98% नेता बेल पर हों, वो दूसरों को जेल देने की बात करते हैं। 5 साल में कितने नेताओं को जेल में डाले? जी, उनका सवाल कंप्लीट होना चाहिए बात। इसलिए इसी तरह की भाषा बोलते हैं। मैं कह रहा हूं कि कांग्रेस पार्टी राहुल गांधी महात्मा गांधी के सपने को पूरा करेंगे। महात्मा गांधी जी ने कहा था कि कांग्रेस को भंग कर देना चाहिए। ह्यूम ने ये पार्टी बनाई थी, और इतिहास में लिखा जाएगा कि राहुल गांधी जी ने इसको समाप्त कर दिया।
इसी तरह की भाषा बोल बोल कर ये हालत कांग्रेस की हो रही है। और जहाँ तक आपने पूछा कितने लोगों को जेल में डाला, तो जेल में कोर्ट डालती है कि हम डालते हैं? हम तो मामले को अदालत तक पहुँचाते हैं, किसी को बेल मिलता है, किसी को जेल मिलता है। तो जितने मामले अदालत में हैं, अदालत में हम तो हस्तक्षेप नहीं कर सकते। सर, कांग्रेस के बारे में आपने बताया कि कांग्रेस गाली गलौज कर रही है, लेकिन इसमें भाजपा भी पीछे नहीं है। योगी आदित्यनाथ, मोनिका गांधी, इन पे बैन किया गया। मेरा सवाल ये है कि क्यों सभी पक्ष के, सभी पार्टी के लोग इतने नीचे उतर आए? सभी, भाजपा, कांग्रेस, सभी। देखिए, कई बार जो बोलने का अंदाज है, उस अंदाज को बोलते हुए सभी का जवाब तो मुझे नहीं देना है, क्योंकि मैं ऑल पार्टी का प्रवक्ता नहीं हूँ, मैं तो बीजेपी का ही प्रवक्ता हूँ। लेकिन हमारे यहाँ से योगी जी ने मायावती जी को रिस्पॉन्ड किया था धर्म के नाम पर। कहीं योगी जी ने नहीं कहा कि हिंदुओं इकट्ठे हो जाओ। मायावती जी ने कहा था मुसलमानों इकट्ठे हो जाओ, इकट्ठे होकर वोट डालो। देवबंद में ये कहा योगी जी ने बताया था, लेकिन इसी ने तो मान लिया। सर, उत्तर दे रहे हैं, इसका कंप्लीट होने दो। उनको सर इतना है तभी तो पार्टी ने प्रवक्ता बनाया है। मैं तो पूरा ही कर रहा हूँ आप ही की बात। तो योगी जी ने, मैं फिर से कर देता हूँ क्योंकि फिर वो इलेक्ट्रॉनिक के लिए दिक्कत हो जाएगी। हाँ, एक सेकंड। पहले मायावती जी ने धर्म के नाम पर वोट मांगने की कोशिश की। उन्होंने देवबंद में मुसलमानों से कहा कि मुसलमानों इकट्ठे हो जाओ और इकट्ठे होकर उनके गठबंधन के वोट दो। उससे पहले यूपी में न योगी जी ने या किसी ने धर्म के नाम पर वोट मांगा, और योगी जी ने सिर्फ यही कहा था कि हमारे ऊपर बजरंग बली का आशीर्वाद है। तो एक हिंदू होने के नाते जो जो आस्था, मेरे से अगर पूछेंगे तो मेरे पर क्या है, तो मैं कहूँगा मेरे पे खुदा का करम है। और श्रीश जी से पूछेंगे तो कहेंगे, इनको ये कहेंगे बजरंग बली का आशीर्वाद है। लेकिन अंदाज तो वही है, जो जिस आस्था को मानता है उसके बारे में कहता है। लेकिन चुनाव आयोग ने संज्ञान लिया, हम चुनाव आयोग का सम्मान करते हैं। नहीं, इतना सब सर, मेरा सवाल ये था कि सभी पार्टी के लोग अपनी मर्यादा छोड़कर क्यों इस तरह की भाषा हो कर रहे गया। हैं? आपको एक प्रश्न प्लीज। एक सवाल ये सर, है एक से ज्यादा। कि पिछले 5 साल का जो है आप ब्यौरा अगर देखें तो जो मुसलमानों को काफ़ी तकलीफ पहुंची। कहाँ आपने 3 तलाक के मुद्दे में को लेकर जो है शरीयत को छेड़ा है। आपने हज के लिए जो है ख़वातीन को जाने की जो इजाज़त थी, वो शरीयत में कहीं जो है उसकी ऐसी कोई इजाज़त नहीं, पता ही नहीं है। उसके अलावा जो है कहीं अखलाक जो है मारा जाता है, कहीं पर जो है वो गौबंदी के नाम पे जो है कोई और किसी और का कत्ल होता है। और कौन सी चीज़ रहेगी बाकी की जो ये 5 साल में जो है पूरी 4-5 सवाल में लिख रहा हूँ, मतलब आप पूरा। और वो भी डाल दें, पाकिस्तान चले जाओ कहते हैं। आपका हो गया, आप आगे बैठे। तो आगे बढ़े। या मेरी और आपकी 1 to 1 बहस हो जाए, ये लोग दर्शक बन जाए। आप प्रवक्ता इसलिए कह रहे हैं। एक सर, क्वेश्चन। आप उनके सवाल पूछने दीजिए ना, सप्लीमेंट्री क्यों दे रहे हैं? सर, मैं उनका जवाब दे रहा हूँ। उन्होंने कई अखलाक और हे तर झालं की? आता यांचं प्रश्नाचं उत्तर दिलं की सतीश, ये और 12-14 है क्या आपके? तो मुसलमानों के रिजर्वेशन की जहाँ बात आती है, आप उसको कम नजरिए से देखते हैं। आप ये देखते हैं कि जो है मुसलमान इस देश का नागरिक नहीं है, इसलिए हम नहीं। ये कब कहा साहब ऐसा इल्जाम? ये तो कांग्रेसी भी नहीं कहते, आप ऐसा क्यों कह रहे हैं? नहीं, आप इल्जाम लगा रहे हैं। दिस इज नॉट योर क्वेश्चन। आपने कभी बीजेपी ने नहीं कहा कि मुसलमान नागरिक नहीं। नहीं, कब कहा बता दीजिए आप, किसने कहा? कोट करिए। नहीं, आप इल्जाम मत लगाइए, आप क्वेश्चन पूछिए, मैं आपसे एहतराम करता हूँ। मैं ये बता रहा हूँ कि आप ये मत कहिए, मैं डिसएग्री करता हूँ आपके क्वेश्चन से डिसएग्री मत कीजिए। पूरी तरह। मुसलमान नागरिक है और रहेगा। ओवैसी और फिरका परस्त लोगों के कहने की कोई जरूरत नहीं है। कभी बीजेपी ने नहीं कहा। जो इस मुल्क में पैदा हुआ वो भारत माता का सपूत है, और जो इस मुल्क में आज़ादी के बाद रह गया उसका भारतीय जनता पार्टी पूरा सम्मान करती है। ये ऑफिशियल स्पोक्स पर्सन की लाइन है। आइंदा ये सवाल मत कीजिएगा कि हमने कभी कहा है मुसलमान नागरिक नहीं है। आप समझ नहीं रहे। नहीं, हम समझ रहे, बड़े समझदार हैं। मदरलैंड, आपको इतराज है? नहीं, माता सिर्फ इतराज है, बाकी अपने मादरे वतन कहना उर्दू में क्या है?
इकबाल ने क्या कहा, मादरे वतन का तर्जुमा कीजिए, आप कीजिए। आपको मेरे भारत माता कहने पे एतराज है? कोई रैली कर रहा हूँ क्या मैं? एतराज नहीं है। आपको सवाल पूछना है, मैं किसी की रैली में नहीं आया हूँ कि विरोधी पार्टी के कार्यकर्ता कहें कि तुम, मैंने कहा भारत माता की जय या मादरे वतन का आप मेरे से बहस करेंगे, ये सही नहीं है तरीका। मेरा जो मानना है उस पर जो लिखना है लिखिए, मेरे बारे में कोई राय बनाइए, लेकिन मेरे से इस मामले में मेरे मुल्क से मोहब्बत पर आप सवाल नहीं उठा सकते। आप उर्दू में मादरे वतन कहें, मैं हिंदी में भारत माता कहूँ, कोई इंग्लिश में मदरलैंड कहे, इस पे आपको एतराज़ है? मेरे मज़हब में है कि हुब्बुल वतनी आधा ईमान का दर्जा रहता है। मैं अपने वतन से मोहब्बत करता हूँ, ये मेरी पार्टी की वजह से नहीं, ये मेरे मज़हब ने बताया कि अपने मुल्क से मोहब्बत करना। और ये मादरे वतन है, उसको आप हिंदी का तर्जुमा करें तो भारत माता है, ऐसी सोच मत रखिए। सर मैं एक मिनट, आप मुझसे सवाल बहस करने जो लोग आए हैं वो अलग बहस में बुलाइए। मुझसे सवाल एक सवाल आपने किया, उस पर 4 सवाल हो रहे। बस अब बात बचाओ। मैं बीजेपी का मैंने जिंदगी में कम से कम 4000 प्रेस कॉन्फ्रेंस की होगी। कृपया प्रेस कॉन्फ्रेंस करने दीजिए, बहस के लिए अलग से एक फोरम पे बुलाइए, बहस करेंगे, मैं इनका जवाब दे दूंगा। इस बीच में फिर सवाल मत कीजिएगा, जिसको शरीफ जी कहें वो जवाब दीजिए। देखिए, आपने कहा कि ट्रिपल तलाक पर लाए शरीयत में इंटरफेयर किया। ये कई मुस्लिम देशों में इस तरह की परंपरा है। आप जिस दुनिया में रहते हैं उस दुनिया में नहीं होगी, मतलब भारत में आपने नहीं उसके लिए रिसर्च किया होगा। कई इस्लामिक मुल्कों में तलाक को बिद्दत माना गया है और उस पर कानून बना हुआ है। नंबर 1 मैंने जवाब दिया आपका। दूसरा, हज के अंदर मैं आपकी जानकारी करेक्ट करना चाहता हूँ, सिर्फ भारत एक ऐसा देश नहीं है जहाँ मुस्लिम लेडीज़ अकेले जा सकती हैं, ऐसे कई इस्लामिक देशों में भी ये परमिशन है। ज़रा आप प्लीज़ रिसर्च कर लीजिए। दूसरा, मैंने कहा पहले सबसे कम दंगे हिंदुस्तान में हुए, आप मेरे से डिफर करते हैं। एक अखलाक का नाम रट रहे हैं हमारे विरोधी, आप पत्रकार हैं, लेकिन हमारे विरोधी के पास अखलाक के अलावा कोई नहीं। अगर हम चाहते हैं कि गौकशी रुके, लेकिन गौकशी के नाम पर, गौवध के नाम पर किसी की जान ले ली जाए, इसके भी हम विरोध में हैं। हमारे नेता नरेंद्र मोदी जी ने एक नहीं अनेक बार टेलीविज़न पर कहा है कि इस तरह की हरकत करने वालों के वो खिलाफ हैं। और अभी मुल्क में बहुत अच्छा माहौल है, कहीं पर भी इस तरह की घटना की कोई खबर नहीं। दूसरा, आपने मुसलमानों के लिए कहा कि मुस्लिम रिजर्वेशन, नरेंद्र मोदी ने 100% मुसलमानों को रिजर्वेशन दे दिया है। जैसे आपकी जानकारी के लिए, मंडल कमीशन में जितने मुस्लिम हैं, जो पसमानदा मुस्लिम हैं, उर्दू में पासमानदा कहते हैं, हिंदी में पिछड़ा कहते हैं, इंग्लिश में बैकवर्ड कहते हैं, जैसे मैंने भारत माता वाला समझाया ना वैसे। और उसमें सबको रिजर्वेशन पहले से मिला हुआ है, अंडरस्टैंड। दूसरा, जो मुस्लिम की शेख, सैयद, मुगल, पठान, जो 4 कास्ट रिजर्वेशन में छूट गई थी, नरेंद्र मोदी जी ने जब 10% आरक्षण फॉरवर्ड कास्ट के लोगों को दिया, तो मुसलमानों की 100% आबादी रिजर्वेशन में कवर हो गई, 100% कवर हो गई। इससे किसी को डिफर हो तो मुझे पूछ लीजिए। तो इसलिए भारत का संविधान कहता है कि धर्म के नाम पर आरक्षण नहीं हो सकता, लेकिन कास्ट के बेस पे जो आरक्षण है वो आरक्षण मुस्लिम भाइयों को भी मिल गया है। अगर 10% आरक्षण पर ब्राह्मण, भूमिहार, कायस्थ इन सब ने खुशियाँ जताई, तो शेख, सैयद, मुगल, पठान को भी नरेंद्र मोदी जी ने आरक्षण दे दिया है। और हमारे राज्य में, कांग्रेस के राज्य में मेरठ का दंगा हुआ था, कुछ बायस्ड लोग, नरेंद्र विरोधी लोग, कुछ बायस्ड ओपिनियन वाले, कुछ नरेंद्र मोदी से जलन रखने वाले, कुछ नरेंद्र मोदी से हसद रखने वाले को इखलाक दिखता है
और मलियाना में, मेरठ में कांग्रेस के दौरे इख्तदार में मुसलमानों को खड़े होकर हिंडन नदी पर जो गोली छाती पर मारी गई, उसका फैसला भी नरेंद्र मोदी के प्रधानमंत्री रहते हुए आया। पीएसी को उम्र कैद हुई। 84 के दंगे वालों को अभी कैद हुई है। मैं मानता हूं कि पूरे देश में सबसे कम दंगे अगर हुए तो नरेंद्र मोदी के राज में हुए। एक आध घटना मैंने माना कि जो हुई उसकी हमने निंदा की, प्रधानमंत्री ने भी की। क्या पैमाना होगा इस देश में? जिसके राज में सबसे कम दंगे हुए वो कॉमनल, और जिसके राज में दंगे ही दंगे होते थे, आप महाराष्ट्र याद कीजिए, दंगे ही दंगे होते थे। आज देवेंद्र फडणवीस मुख्यमंत्री हैं, कहीं पर कोई दंगा है, फसाद है, कर्फ्यू है तो जाइए बताइए, मैं जाके तोड़ देता हूं कर्फ्यू। सबसे पहले शाहनवाज हुसैन जाए। इसलिए ये दुष्प्रचार बंद होना चाहिए। जी सर। सर एक बात है, आप भाजपा का मुस्लिम चेहरा माना जाता है शाहनवाज हुसैन और मुख्तार अब्बास नकवी, लेकिन इस इलेक्शन में इन दोनों मुस्लिम चेहरों को भाजपा ने दरकरार कर दिया। देखिए, नकवी साहब तो राज्यसभा में हैं, भारत सरकार के मंत्री हैं, और मैं पार्टी का राष्ट्रीय प्रवक्ता हूं। पार्टी की हाई पावर डिसीजन मेकिंग कमेटी में 12 लोग जो होते हैं, केंद्रीय चुनाव समिति उसका सदस्य हूँ। पार्टी का स्टार प्रचारक हूँ, इस नाते आपके बीच में हूँ। मेरी जो सीट है वो अलायंस गठबंधन में गई है, इसलिए मैं एमपी का चुनाव नहीं लड़ रहा। इस बार मैंने 6 बार लोकसभा का चुनाव लड़ा है। इस बार मैं पीएम बनाने का चुनाव लड़ रहा हूँ। आपने सुना होगा मैं भी चौकीदार हूँ, उसी तरह है कि मैं भी पीएम उम्मीदवार हूँ। मैं भी नरेंद्र मोदी जी को पीएम बनाने के लिए वो इतनी मेहनत कर रहा हूँ जितनी मेहनत पार्टी के सब कार्यकर्ता कर रहे हैं। और मेरी पार्टी ने मुझे बहुत इज्जत और सम्मान पहले भी दिया है। मैं शकील अहमद थोड़ी हूँ, कांग्रेस के प्रवक्ता, कि टिकट न मिले तो पार्टी छोड़ दे। हमारे लिए मेरी पहचान, मेरी पार्टी ने जब मुझे पहली बार टिकट दिया था किशनगंज से, तब तो मुझे कोई जानता नहीं था। मैं वहाँ का रहने वाला भी नहीं था। जहाँ 70% मुस्लिम आबादी थी, वहाँ से मैं चुनाव जीता। आपके यहाँ तो उतनी आबादी नहीं। आप समझ सकते हैं कि बीजेपी के सिंबल पर मैं किशनगंज जीता, जहाँ बहुत बड़ा दंगा हुआ भागलपुर में कांग्रेस के दौर में। वहाँ उस जगह जहाँ मुस्लिम आबादी सिर्फ 15% है, वहाँ से मैं 2 बार लोकसभा जीता। पिछली बार मैं सिर्फ 8000 के करीब वोट से रह गया था। लेकिन इस बार पार्टी के लिए, पार्टी ने जब वो मेरा टिकट कहीं से पार्टी ने नहीं काटा, क्योंकि गठबंधन धर्म पार्टी ने निभाया और हमारी सीट गठबंधन में गई, इसलिए मैं एमपी का चुनाव नहीं लड़ रहा हूँ। मैं प्रधानमंत्री बनाने के लिए पूरी मेहनत कर रहा हूँ। और बीजेपी में जितनी इज्जत हमारे मुस्लिम वर्कर को है, हम धर्म के नाम पर राजनीति नहीं करते। आपने मुझे कहा मुस्लिम चेहरा, तो कहाँ मैं अपने माथे पे मुस्लिम, मैं भारतीय जनता पार्टी का राष्ट्रीय प्रवक्ता हूँ, तो मैं सिर्फ मुस्लिम का नेता नहीं हूँ। मैं पार्टी में जितने भी कार्यकर्ता हैं उनके लिए, सबके लिए राष्ट्रीय प्रवक्ता हूँ। और नरेंद्र मोदी जी सबका साथ सबके विकास के रास्ते पे चल रहे हैं। हमारा काम है, मेरे ज़िंदगी का मकसद क्या हो सकता है? हमने तो, पार्टी ने मुझे कैबिनेट मंत्री बनाया, 32 साल की उम्र में बनाया। अब मेरे लिए मकसद ही है कि समाज को तोड़ने वाले बहुत लोग, मेरा काम है जोड़ना। मैंने एक बार असदुद्दीन ओवैसी साहब को कहा था कि आप डायनामाइट लेके चलते हैं, समाज को दो फाड़ करते हैं। मेरा काम है फेविकोल की तरह जोड़ के चलना। तो मेरे ज़िंदगी का मकसद अब समाज को जोड़कर चलना है, उसी काम को मैं कर रहा हूँ। सर सवाल है, राज ठाकरे की कल सोलापुर में सभा हुई, तो बोल दिया सर। नहीं सवाल दूसरा है। सभा हो गई, उस सभा में TV9 मराठी का एक जो रिपोर्ट था उन्होंने सभा के स्क्रीन पे दिखाया। रिपोर्ट ये था कि नरेंद्र मोदी ने खैसाल नाम का एक गांव है जिसको डिजिटल किया था, लेकिन वो डिजिटल हुआ नहीं। और एडवर्टाइज में जो लड़का मॉडल भी दिया था, दिखाया था, उसको स्टेज पर पे ला करके दिखा दिया कि ये सब झूठा है। तो ऐसा हो रहा है, राज ठाकरे की सभा में दिखा रहे हैं। तो क्या असल में डिजिटल इंडिया का कुछ हुआ? राज ठाकरे को लोग बहुत जानते हैं। उनको महाराष्ट्र से लेके
बिहार तक सब जगह कांग्रेस एनसीपी का प्रचार करना चाहिए। इतने बड़े नेता हैं तो क्यों सीमित हो रहे हैं? सिर्फ मुंबई तक हो रहा है, पूरा सब जगह जाना चाहिए। हैदराबाद छूट गया उनका, हैदराबाद छूट गया, मल्लापुरम छूट गया, किशनगंज जाएं, बिहार में जाएं, सब जगह जाएं। वो क्या दिखाते हैं वो मैटर नहीं करता, क्योंकि वो उनकी पार्टी चुनाव ही नहीं लड़ रही है। तो मेरा टाइम क्यों खराब कर रहे हैं उनके सवाल पे? सर, राज ठाकरे पर एक सवाल मैं जब पार्टी के खिलाफ जब बात आती है तो आप नकार देते हो। राज ठाकरे जब उद्धव मोदी जी की वाहवाह करते थे तब तो राज ठाकरे अच्छे लग रहे थे भाजपा को। मैंने कहा खराब लग रहे हैं, लेकिन अभी आपका पर्दाफाश कर रहे हैं तो राज ठाकरे को आप मतलब जो सवाल है उसी को काट देते हैं आप। क्या करूं? आप सवाल ये है कि आपकी जो आपका मन चाहे वैसा जवाब। ऐसा नहीं, वो तो आप प्रवक्ता आप उसलिए हो कि भाजपा की तरफ से बोले। क्या बोल दूं? आपका तोता हूं। मुझे ये बोलना है कि आप जो सवाल पूछ रहे हैं हम लोग कि जो भी योजनाओं का मतलब राज ठाकरे कर रहे हैं, आप उसमें नहीं बोल रहे हैं, राज ठाकरे को टारगेट कर रहे हैं। देखिए, मैं टारगेट भी नहीं किया। मैंने जो कहा आपने सुना, मैं फिर दोहरा देता हूँ। मैंने कहा वो बहुत बड़े व्यक्ति हैं, पूरे देश में उनको प्रचार करना चाहिए। हम उनके सवालों का जवाब जैसे वो मंच पे देते हैं हम देते रहेंगे। उनकी पार्टी चुनाव मैदान में नहीं है, इसलिए जिनसे मुकाबला है उनको जवाब दे रहे हैं। और मैंने न उनके बारे में कुछ कहा, न उनके सम्मान में कुछ कम कहा। लेकिन जो योजना के बारे में वो पुरावे के साथ में जो अगर उसी पे नहीं बोल रहे सर कोई? कौन चीज पे नहीं बोल रहे? जो भी योजना की ऐड की गई डिजिटल गाँव की। देखिए, ऐसा है कि मैंने सब विषय पे बोल दिया। फिर आप कहेंगे फिर से शुरू हो जाऊंगा तो 10 मिनट बोलूंगा, और मैं भारत सरकार की योजना पर 1 घंटा 31 मिनट बोल सकता हूँ। हाँ, प्रवक्ता। हाँ, प्रवक्ता नहीं, वक्ता भी हूँ। तो कल भी मैं बोला, इसलिए मैंने बहुत अच्छा जवाब दिया। अगर आप उसको इलेक्ट्रॉनिक में वो रिकॉर्ड है, मैंने कहा कि वो बड़े व्यक्ति हैं, उनको यहीं तक सीमित मत रखिए, पूरे देश में कांग्रेस एनसीपी ले जाए और उनसे प्रचार कराए। हम उनके वो प्रचार करेंगे, हम भी भाषण में जवाब देंगे जिसको देना है। लेकिन जो पार्टी चुनाव नहीं लड़ रही है उसके लिए इतना टाइम क्यों ले रहे हैं हमारा? तो बोल दो कि राज ठाकरे को दिखा रहे हो झूठ है। कांग्रेस सरकार के समय हाजियों को सब्सिडी दी जाती थी। हाँ, अभी आपकी सरकार ने वो सब्सिडी बंद कर दी। जी आप और 2022 ये सुप्रीम कोर्ट की अवमानना हो जाएगी आपका। 2022 तक धीरे-धीरे बंद करने को कहा था। सुप्रीम कोर्ट की अवमानना कम कर दिया उसको, एक हिसाब में बंद कर दिया। देखिए, जो ये सुप्रीम राहुल गांधी ने इसी तरह सुप्रीम कोर्ट की बात कह के अवमानना का केस ले लिया, एक साल में बंद कर दिया। माननीय जवाब में माननीय सुप्रीम कोर्ट ने ये आदेश दिया था कि हज सब्सिडी को खत्म करना चाहिए, ग्रेजुअली करें या जैसे करें। तो हम लोगों ने सुप्रीम कोर्ट के आदेश का सम्मान किया है। यहाँ का इमिग्रेशन पॉइंट बंद कर देगा औरंगाबाद का और नागपुर का। यहाँ से हाजी जाते थे डायरेक्ट, अब उनको मुंबई जाना पड़ रहा है। नागपुर से किसने दिया था? कांग्रेस ने दिया था हज फ्लाइट। किसने दिया था बोलिए ना जरा, आप ही बताइए। आप ही बताएंगे, ये याद नहीं रहेगा। बीजेपी विरोधियों की सब बात याद रहेगी। शाहनवाज हुसैन जब सिविल एविएशन मिनिस्टर थे तो पूछा साहब, अरे साहब कहाँ नाम लेते हो, हमारा भी नहीं लेते आप। ये मोदी जी का तो दिक्कत है, मेरा तो ले लिया करो। ये जब मैं सिविल एविएशन मिनिस्टर था तो कांग्रेस के जमाने में 4 जगह से हज फ्लाइट जाती थी। हमने 14 जगह से हज की फ्लाइट उड़ाई। जब हमने हज फ्लाइट चलवाई तब आपने शाबाशी नहीं दी। अब बंद हो गई, कहाँ बंद हुई पता करेंगे। अभी लास्ट 2 क्वेश्चन है प्लीज। आपने जैसा अभी शिवसेना का और आपके गठबंधन के बारे में कहा है, सर केंद्र सरकार में भी आपका गठबंधन है, राज्य सरकार में भी आपकी सरकार है और औरंगाबाद में आपके खासदार है। अभी तक सर औरंगाबाद में विकास के तौर पे जो है 4,500 से ऊपर किसानों ने दुष्काल पड़ने के तौर पे आत्महत्या की है। डीएमआईसी मराठवाड़ा में डीएमआईसी के कई प्रोजेक्ट नागपुर और गुजरात शिफ्ट हुए हैं। तो सर इसके लिए जिम्मेदार कौन है इस विकास के लिए? देखिए, मराठवाड़ा में तो बहुत विकास हो रहा है। मैंने कल देखा, रोड्स के प्रोजेक्ट देखे, बहुत ज़्यादा काम हो रहा है। और मराठवाड़ा बीजेपी के लिए हमारा पुराना गढ़ है, हम इसकी पूरी चिंता कर रहे हैं। नहीं सर, यहाँ के रास्ते और सारी चीजें सबको पता है सर, फिर भी हाँ सर इतने अच्छे में गाड़ी चली 120। नहीं
कौन से रास्ते खराब है आप बताएंगे नाम? ये यही तो मैं कहाँ मुस्लिम बहुल इलाके में बहुत सारे रास्ते ये आप नेशनल लोकसभा के इलेक्शन अरे रास्ते मुस्लिम बहुल हिंदू बहुल किसानों के बारे में आप बात कीजिए। सर 4,500 अगर अच्छा मैं जवाब एक तो पहली बात ये है जो भी रोड हम लोग बनाते हैं उस पे हिंदू मुस्लिम दोनों चलते हैं और रास्ता कोई भी ऐसा रास्ता नहीं है। मैं किसानों के बारे में बोलिए ना सर। ये सर आप ही का सवाल है, आप सवाल अपने सवाल की भी इज्जत नहीं रख रहे। मैं तो आपके हाँ जहाँ तक रोड है कोई ऐसा रोड नहीं है जो हिंदू का अलग हो मुस्लिम का अलग हो, सब लोग चलते हैं उस पे। अरे भैया आप आगे किसान का होने तो भाई मेरा आप एक अलग से ऐसा ही है सर। एक आखिरी सवाल है। आप लोग आगे क्यों नहीं बैठे? बैठ गए तो यही डायरेक्ट एक आखिरी सवाल है। ये वाक्य सर ऐसा है आप आगे बैठे हैं तो 1 घंटे का टाइम लेते आपसे 1 घंटा बहस करता मैं। आप सवाल थोड़ी पूछ रहे हैं, बहस कर रहे हैं। सर कश्मीर पे 370 सर उनका वो फिर वो कहेंगे कि मैंने जवाब ही नहीं दिया। एकदम आप इलेक्ट्रॉनिक का सवाल होगा बस, हिंदू मुसलमान के नाम पे नहीं, न किसान का मजहब के नाम पर देखा जाता है, न सड़क मजहब के नाम पे देखा जाता है। मजहब ही नहीं। अरे आप जवाब ही नहीं देने देते। महान है सर, मुझे थोड़ा एक तुच्छ प्रवक्ता को जवाब भी देने दीजिए सर। आप मजहब के नाम पर इनको जोड़ना सही नहीं है। नंबर 2, हमने किसानों के लिए काम किया है, हमने विकास के लिए काम किया है। जितना मराठवाड़ा में सड़क के लिए पैसा अभी मिला आज़ादी के बाद उतने पैसे कभी नहीं मिले। तो हम मराठवाड़ा का इस इलाके का अब उन गली टूटी हुई है आपके साथ चलते अगली बार आएंगे तो ले चलिए। कश्मीर में जो 370 का मसला है उस पे आपकी क्या राय है? देखिए धारा 370 से जम्मू कश्मीर के नागरिकों को कोई फायदा नहीं हुआ। धारा 370 हटेगी तो मैं भी एक झोपड़ी बना सकता हूं जाके अनंतनाग में, और जम्मू कश्मीर के लोगों को तो बिहार में आके या औरंगाबाद में आके मकान बनाने का अधिकार है। इतने महान देश से जो जुड़ाव है उसमें बाधा है 370। हमारी राय है कि इस बाधा को हटना चाहिए, उससे कोई लाभ जम्मू कश्मीर के लोगों को नहीं हो रहा। जहाँ तक महबूबा मुफ्ती और उमर अब्दुल्ला धमकी दे रहे हैं कि अगर ये हटा तो हम रिश्ता तोड़ लेंगे, महबूबा को, उमर अब्दुल्ला को और महबूबा को कहना चाहता हूँ, जीना यहाँ मरना यहाँ, इसके सिवा जाना का रहेगी तब भी आपको हमारे साथ ही रहना होगा भारत में, और हटेगी तब भी आपको भारत में रहना होगा। ये ख्वाब दिल से निकाल देना चाहिए कि जम्मू कश्मीर से वो कभी अलग हो सकते हैं हमसे। जब तक औरंगाबाद का भी एक मुस्लिम हयात से है तब तक कोई जम्मू कश्मीर को हमसे अलग नहीं कर सकता है। अगर भारत में दुनिया के लिए भारत से अच्छा देश मुसलमानों के लिए, देखिए क्या हाल है सीरिया, क्या हाल है इराक में, क्या हाल है यमन में। भारत के मुसलमानों के लिए, जिसको इकबाल ने कहा था कि सारे जहां से अच्छा हिंदू सिता हमारा, और जिसमें कहा था कि मेरे अरब को आई ठंडी हवा जहां से, मेरा वतन वही। तो जहां हमारे आका को ठंडी हवा का एहसास हुआ तो ये मुल्क कितना अच्छा है। इसलिए मैं कहता हूँ भारत के मुसलमानों के लिए भारत से अच्छा देश और हिंदू से अच्छा दोस्त नहीं मिल सकता। जहाँ यहूदी और मुस्लिम रहते या क्रिश्चियन और मुस्लिम ज़्यादा तादाद में रहते, उन मुल्कों के बारे में पैमाना देख लें। यहाँ 1-2 घटना होगी, प्रेस कॉन्फ्रेंस में सवाल आएंगे 1-2 घटना का, लेकिन पूरे मुल्क में अमन अमान है, पीस है। और मैं मानता हूँ जम्मू कश्मीर के लोगों को देखना चाहिए, और महबूबा मुफ्ती को और कहीं नहीं तो आगे देखना चाहिए। औरंगाबाद कितने अच्छे से हिंदू मुस्लिम मिलकर रह रहे,
और भारत में रहने वाले लोगों को कहाँ, अगर भारत के मुस्लिम को 370 नहीं चाहिए तो महबूबा को क्यों चाहिए? बहुत बहुत शुक्रिया। थैंक यू वेरी मच सबको।